हेलो क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2025। जो भी बच्चे का 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, स्वागत है आप सभी का। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, क्योंकि अब चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया सारा, क्लासरूम में भी और ऑनलाइन भी। प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर्स मेरा पढ़ा हुआ है, वन शॉट या दो पार्ट में। आप सारा 12 का 12 चैप्टर, 12 चैप्टर टोटल मैंने पढ़ा रखा है आपको। आप जाकर के वहां से देख सकते हो वीडियो। और अब बारी आ गई है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने की, एज पर माय कमिटमेंट कि भाई मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा मार्क्स वाइज, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो अभी जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, ये आपको हाउ टू सॉल्व केस स्टडी ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज केस स्टडी, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे बेटा एग्जामिनेशन में, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली आपका देखो, जो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आता है ना, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आता है जो आपका, वो होता है 34। 34 में आपका 20 बेटा जी आ जाता है एमसीक्यू, जिसमें 20 मार्क्स तो यहीं आपको आ गया। उसके बाद आपको 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहता है 3 मार्क्स का, है ना। तो ये आपका 12 नंबर हो गया। उसके बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 6 आता है, तो 24 नंबर तो यहीं पे हो गया आपका। और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4, यानी कि 24, यानी कि टोटल मिला करके आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। देन आफ्टर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दिया होगा। नाउ द टाइम्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। ये जो मैं है, ये एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले मैं रोज ला करके लाइव आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 40 40 50 50 एमसीक्यू, तो 4 अगर क्लास में 4 डेज अगर लाइव हो गया तो अप्रॉक्स 150 या 200 क्वेश्चन तो मैं वहां करवा ही दूंगा। और 200 में से आपको मात्र 20 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आपको मात्र 10% ही वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं आज से, और 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो में कम से कम मैं आपको पर वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो होगा, 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 3 मार्क्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हम लोग। सीबीएसई बिजनेस स्टडीज 2025 बोर्ड एग्जाम, 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डे 1, पहला दिन है। अच्छे से आप लोग पढ़ोगे आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, स्टेट एनी 3 रीजन, वो 3 रीजन बताइए, है ना, एज टू वाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। देखो ये लिखा हुआ है सजा करके अलग बात है, आपको अपने कॉन्सेप्ट से ही, आपको अपने एस्पेक्ट से ही आंसर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे पूछ रहा है आपसे, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन क्यों माना गया है कंट्रोलिंग को। तो आ जाओ, इसको किस तरीके से आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 को 3 मार्क्स का, वो देखेंगे हम लोग। देखो यहां पे लिखा हुआ भी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला नंबर जो बेटा है वो बोलता है द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस। वो किस चीज को मेजर करता है बेटा जी? प्रोग्रेस को मेजर करता है, कि कितना प्रोग्रेस में आपका इंप्लॉय काम कर रहा है, कितना प्रोग्रेस में आपका प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग से ही रिलेटेबल होता है, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग टू लाइट द डेविएशंस। भाई साहब जो डेविएशंस है ना, यानी कि जिसको तुम लोग डिफरेंस बोलते हो अपने लैंग्वेज में, उसको पहचानने का काम करता है कंट्रोलिंग, इफ एनी, अगर कोई है तो। एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शंस, और तुमको वो इंडिकेट करेगा कि भाई साहब क्यों, आखिर में क्या कारण है ये डेविएशंस का। बात समझ में आ रहा है? क्या मशीनरी लेट तक चल रहा है इसीलिए मशीनरी का प्रॉब्लम हो रहा है? क्या वर्कर को तुम रेस्ट नहीं दे रहे हो? आखिर में व्हाट इज द रीजन ऑफ, स्पेसिफिक रीजन ऑफ डेविएशंस। सेकंड नंबर बोलोगे, अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। बोलता है कि किस तरीके से तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट किया गया है और वो एक्यूरेट है कि नहीं, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यही इनेबल करता है मैनेजमेंट को, कंट्रोल सिस्टम, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिख दोगे बेटा, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, एक्सरसाइज करके कंट्रोल का, अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज। वो क्या प्रयास तुम करते हो? वेस्टेज को रिड्यूस करने का बेटा जी प्रयास करते हो, राइट। एंड स्पॉइलेज और ऑफ रिसोर्सेज, बोलता है रिसोर्सेज को, जो भी तुम्हारा स्पॉइल हो रहा है उसको बचाने का काम किया जाता है। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। जो भी नॉर्म्स तुम्हारे टॉप लेवल के द्वारा सेट किया गया है, उसको नॉर्म्स को देखते हुए तुम काम करोगे, जैसा प्लानिंग वैसा कंट्रोलिंग। आई होप आपको यह आंसर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनुमरेट, बताइए आप कि एनी 3 एडवांटेज, वो 3 एडवांटेज क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, विच इज यूज्ड बाय मैनेजर इन एनालिसिस ऑफ डेविएशंस। हम लोगों को पता है, चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, और मैं आपको हर बार क्लास में भी बताता था कि केस स्टडीज या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा जी आपसे तभी बनेगा जब आपका चैप्टर्स पे कमांड होगा। आ रहा बात समझ? जब आपका चैप्टर्स पे कमांड होगा। तो यहां पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, ये दो टेक्निक ऑफ एनालिसिस है। बात समझ में आ रहा है? ये टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है। तो अब बोला गया, अब आराम से बताइए, एनुमरेट करिए एनी 3 एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करके क्या फायदा होता है, तो वो 3 फायदे को आपको यहां पे डिस्कस करना है। तो चलो आ जाओ, आंसर नंबर 2 में बोलता है एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में इट सेव द टाइम। सबसे पहले ये समझो कि एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के एक मैनेजर को मतलब एक एक्सेप्शन मान करके चलना है कि इतना वेस्टेज होगा, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना। जैसे आपने अगर एग्जामिनेशन में टारगेट किया कि भाई साहब 90% मुझे लाना है, गलती से बेटा आपका ये आपका क्या, ये स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड को आप जब आपका रिजल्ट आता है तब आप 89% आया आपका, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? अब 1% के लिए रोगे बैठ करके, 91 भी आ सकता है। बात समझ रहा? कब रोगे? जब तुम्हारा 80 हो गया, 80 ही रह गया। बात समझ रहा है? उसी तरीके से अगर कोई मैनेजर को ये प्लान मतलब टास्क मिला है कि 5000 टी शर्ट तुमको रोज बनाना है, अब बेटा जी गलती से 4995 टी शर्ट बना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 5 ही टी शर्ट ही तो कम बना। अब उसके लिए तुम क्या डांटने लग जाओगे अपने इंप्लॉय को, तो वो नाराज हो जाएगा कि यार 5 ही टी शर्ट तो कम बना। तो इसी को बोला था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि आपको एक एक्सेप्शन मान करके चलना होगा। तो बोला गया उससे क्या फायदा होता है, इट से एडवांटेज पूछ रहा है ना, तो फायदा पूछ रहा है, इट सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर। ये सबसे पहले तुम्हारा मेहनत को और तुम्हारा समय को बचाता है मैनेजर का, है ना। एज दे डील विथ ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन, जो वैल्यूएबल डेविएशन है, जो डिफरेंस वैल्यू आ रहा है, बात समझ रहा है, जिसका एक मतलब है कि हाँ भाई 5000 बोला गया था 4000 बना, तो 1000 कम बन गया ना, 1000 कम बन गया ना, तो यहां पे मैं इसको एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। 5, 10, 20, 50 तक तुम एक्सेप्शन मान सकते हो, चलो 10, 20, 50 कम बन सकता है। 1000 अगर कम बनेगा तो भाई देखने की जरूरत है, डेविएशंस फाइंड आउट करने की जरूरत है। इस डेविएशंस को सिग्निफिकेंट डेविएशन बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद क्या बोला गया, इट फोकस मैनेजरियल अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। भाई साहब तुम इंपॉर्टेंट एरिया पे ध्यान दोगे, ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज को कंट्रोल करने लग जाओगे। देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। आपका जो टैलेंट है वो यहां पे काम आएगा। किस सिनेरियो में, किस क्राइटेरिया में, कि आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगा करके काम कर रहे हो, हर चीज के पीछे नहीं भाग रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन छोड़ो, आपको मान के चलना होगा कि इतना वेस्टेज तो भाई साहब होगा ही होगा। द रूटीन प्रॉब्लम आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट, बोलता है कि तुम रूटीन प्रॉब्लम छोड़ दोगे सबऑर्डिनेट पे। दस इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे क्या होगा ना कि भाई तुम डेलीगेट कर रहे हो अपने पावर को टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय, टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट, राइट, एंड इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉय। तुम उसको अगर अथॉरिटी अपना डेलीगेट कर रहे हो तो उस बंदे का मोरल और ज्यादा बूस्ट होगा कि भाई साहब मेरे बॉस ने, मेरे मैनेजर ने मुझ पे विश्वास किया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल सा बात तुमको स्टेट करना है, 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब छोटा लिख करके नहीं छोड़ देना है, 3 मार्क्स का बेटा जी बोर्ड का क्वेश्चन है। किस तरीके से लिखेंगे, आओ आंसर नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग, फटाफट मैं बता रहा हूं कि आंसर का, है ना। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब शेयर मार्केट, आरा भाषा में, यहां पे शेयर बाजार का बात हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्ट इनटू कैश। कोई भी तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट जो है ना, सिक्योरिटीज जो है, उसको लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड मार्केटेबिलिटी के, भाई साहब अभी मैं 10 में परचेस किया था, 10 रुपए में कोई भी शेयर, आज से 10 दिन पहले, अभी उसका वैल्यू बढ़ करके 18 रुपए हो गया। तो 18 रुपया जो हो गया, तो 8 रुपया का जो बढ़ोतरी तुमको मिला है ना, इंक्रीमेंट मिला, वो मार्केटेबिलिटी होता है। अभी का मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी देने का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड, बोलता जहां खरीद बिक्री होता है शेयर का वहीं पे। इट गिव्स देम द चांस टू इन्वेस्ट एंड डिसइन्वेस्ट। सिंपल सा बात कि बंदे वहां पे क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडर एज ए बिंग ट्रेडर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और व्हेनेवर नीड ऑफ कैश हम लोग लिक्विड फॉर्म में उसको भंजा करके रिडीम करके अपने कैश को इन्वेस्ट डिसइन्वेस्ट कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। सेकंड फंक्शन क्या लिखोगे बेटा जी, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म होता है ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू व्हिच द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर डिटरमाइंड, जिसको प्राइस ऑफ सिक्योरिटी को जहां पे डिटरमाइंड किया जाता है कि आज रिलायंस का शेयर का कितना दाम होगा, टाटा का शेयर का कितना दाम होगा, है ना, इस तरीके से। बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि देखो मार्केट में ना डिमांड एंड सप्लाई ही चलता है हर जगह, किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा है इसका मतलब उसका डिमांड ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही स्टॉक का भी प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, और ये डिटर्मिनेशन कहां होता है बेटा, तो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। उसके बाद तीसरा नंबर लिखोगे, क्योंकि तीन ही फंक्शन पूछा है, द मेंबरशिप ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। बोलता है कि जो भी फ्रेमवर्क हमारा तैयार हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है बेटा जी, तो सेबी तैयार करता है। कौन करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तैयार करता है ना, देयर बाय इंश्योरिंग अ सेफ एंड फेयर डील टू इन्वेस्टर इन द मार्केट, जो कि हमें इंश्योर करता है कि आप सही से इन्वेस्ट करो, आपके साथ पूरा का पूरा सेबी का पूरा टीम है और कहीं से भी आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द 3 बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, स्टेट द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखो ये क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है, 3 मार्क्स का, ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ना। बोलता है कि तुमको फर्स्ट 3 स्टेप बताना है, किस चीज का, इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, है ना, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी का। अगर तुमको शेयर परचेस करना है तो तुमको स्टेप क्या है, उसका 3 स्टेप है। देखो तुमको हम क्लास में पढ़ाए थे, है ना, कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, उसके बाद प्लेसमेंट, उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद तुम ऑर्डर प्लेस करो। तो 3 बहुत आसान है, आओ हम लोग देख लेते हैं फटाफट के क्या है इसका आंसर। नंबर 4 में द फर्स्ट 3 स्टेप इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, क्या बोलता है, सबसे पहला बेटा स्टेप क्या है, इन्वेस्टर हैज टू फर्स्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहले क्या आपको सर्च करना होगा, किस चीज पे अप्रोच करना होगा, रजिस्टर्ड ब्रोकर का, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, एंड इंटर इनटू एग्रीमेंट, और उनके साथ एग्रीमेंट में आना है। ही हैज टू ओपन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, उनके साथ तुमको ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट ओपन करना है, एंड क्लाइंट रजिस्टर्ड फॉर्म भरना है बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर देने से पहले। ही हैज टू प्रोवाइड अ फ्यू डिटेल लाइक पैन नंबर, आपको पैन नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सेट्रा, कुछ भी उसको जरूरत होगा वो अपना ऑक्यूपेशन वगैरह देना होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, नेम ऑफ एनी ब्रोकर विथ होम रजिस्टर्ड, क्लाइंट कोड नंबर, सीसी नंबर जिसको बोला जाता है, इन द क्लाइंट रजिस्टर्ड फॉर्म। ईच एंड एवरीथिंग आपको उस फॉर्म में फिलअप करना होगा। द ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। फाइनली आपका ब्रोकर अकाउंट क्या ट्रेडिंग अकाउंट कौन खोल देगा, ब्रोकर खोल देगा। नेक्स्ट दूसरा स्टेप होगा, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। उसके बाद जब तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा, देन आफ्टर तुमको क्या खुलवाना पड़ेगा बेटा, डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन। सिंपल सा बात, डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में 2 CDSL आपको मैंने पढ़ाया है, और NSDL। बेटा जी ये दोनों को बोला जाता है डिपॉजिटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। ये दोनों को निगरानी कौन रखती है, स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया में क्या कौन कौन सा, NSE और BSE। ये जो है वो सेबी का वॉच डॉग है, वॉच बुल है, बात समझ में आ रहा है। NSE BSE ये क्या करती है, डिपॉजिटरी को अपने अंडर में रख करके और सारे शेयर को यहीं पे डिपॉजिट करवाती है, और अगर कोई इन्वेस्टर यहां तक पहुंचना चाहता है तो वो ब्रोकर के थ्रू पहुंच सकता है। और बेटा उस ब्रोकर का नाम क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे तुम्हारा ICICI बैंक, HDFC बैंक, जीरोधा, एंजल, ग्रो, ये सब कौन है, ये सब ब्रोकर हैं, और इस ब्रोकर को क्या नाम से जाना जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम से जाना जाता है। और ये तुम्हारा क्या खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी इन द डीमैट फॉर्म। सिंपल सा बात, डीमैट फॉर्म में तुम अपने शेयर को यहां पे रख सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तीसरा स्टेप बेटा, जब तुम्हारा फाइनली डीमैट अकाउंट खुल ही गया तो तुम ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि भाई 90
रुपए का शेयर मुझे अभी 80 में परचेस करना है, तो तुम ऑर्डर डाल करके छोड़ दो। अगर ये अप्लाई हो करने तुमने कर दिया, जब भी उसका वैल्यू 80 आएगा तुमको मिल जाएगा, सिंपल सा बात। द इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, सिंपल सा बात, शेयर को बाय एंड सेल करने के लिए तुम ऑर्डर ब्रोकर के थ्रू दे सकते हो। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर एंड प्राइस एट विच शेयर कैन बी बाउट और सोल्ड। द ब्रोकर विल गो अहेड विथ द डील टू मेंशन द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। भाई साहब जो भी बेस्ट प्राइस तुम्हारा मतलब जिस भी प्राइस में तुम शेयर परचेज करना चाहते हो वो प्राइस में तुम वहां पे ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो। तुम्हारा ब्रोकर तो वो सारा चीज देखता रहेगा, क्योंकि वो तो ब्रोकरेज ले रहा ना तुमसे, तो तुम्हारे बिहाफ में वो काम करता रहेगा। बस तुम ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो, और जब भी वो प्राइस को टच करेगा शेयर बाजार, तुम्हारा हाथ में वो सारा शेयर आ जाएगा। तो यही तुम्हारा 3 बेसिक स्टेप है ऑन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कैप्चा लिमिटेड इज, ये तुम्हारा बेटा केस स्टडीज है, इसको एकदम अच्छे से हमें पढ़ना है। क्या बोल रहा है ध्यान से में रखते हुए पढ़ना है हमें। देखो बोलता है कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन सा कंपनी है? कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन विच, जिसमें ऑल इंप्लॉय लर्न वेरियस वे ऑफ डीलिंग विथ डाइवर्स सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में काम करने का बहुत अच्छा तरीका जानता है इसका इंप्लॉय, इस कंपनी का इंप्लॉय। फ्रॉम देयर सीनियर से उसने सीख रखा है। कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और उसको कंपनी बार बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है। किसको? इंप्लॉइज को। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है केस से पहले, एक लाइन सबसे पहले हम लोगों को केस पढ़ना होता है। मैंने आपको बता रखा है क्लास में का हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इन बोर्ड एग्जामिनेशन और क्लासरूम एग्जामिनेशन। बोलता है यहां पे कि इतना तो तुमने पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत से बेटा क्वेश्चन पढ़ना कि पूछ क्या रहा है हमें, तो तुम उसी के नजरिए से इस केस को पढ़ोगे। क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई करना है हमें एंड स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सिंपल सा बात, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 1 का, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने किस चैप्टर में पढ़ रखा है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सर हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, है ना। बीइंग हाइलाइटेड हियर, यानी कि बेटा 3 तुमको पॉइंट बताता है इंपॉर्टेंस का। अब देखो मार्किंग स्कीम इसमें क्या होगा, 3 पॉइंट तुमसे पूछा ना, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर तुम 2 ही इंपॉर्टेंट बता पाए तो तुमको 2 ही नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स। 1 बता पाए तो यू गेट 1 मार्क्स, एंड 3 बता पाए, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंस बता दिए, तो यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। क्लियर होगा सबको? चलो तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉइज लर्न वेरियस वे ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में सबको काम करने का अच्छे से तरीका पता है। फ्रॉम देयर सीनियर से उसने सीख रखा है। कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब भी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। विद दिस हेल्प, ये मदद करता है एम्प्लॉय को टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी, ताकि उसका क्षमता बढ़े, है ना, वो इस चीज को मदद करता है ना। The organization behave as a responsible constituent of the of society, ये सोसाइटी पे भी ध्यान दे रहा है, यानी कि इसमें एम्प्लॉय पे भी ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया बेटा जी? एम्प्लॉय पे भी ध्यान दिया गया और सोसाइटी पे भी ध्यान दिया गया। चलो और आगे पढ़ते हैं, मार्क करते चलेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि सोसाइटी का में अच्छा एक मैसेज जाए, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को हमेशा हम लोगों को बनाते रहना है। इट हैज अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, और ये काम करोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इमेज बनेगा मार्केट में। द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन एंड द कॉन्टेस्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, ताकि उसको बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपने आप को हर डाइवर्सिफिकेशन के तहत अडेप्ट कर ले, हर डाइवर्सिफिकेशन को, हर चेंजेस को अडेप्ट कर ले। इस तरीके से उसको समझा दिया गया है। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट स्मूथली इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। बात समझ आया? तो अब तुमको 3 इंपॉर्टेंस बताना है। अब फटाफट इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयज का बेनिफिट का बात हो रहा है। बात समझ में आया? तो पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा बेटा? अ मैनेजर मोटिवेट एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल। तुमको एम्प्लॉयज ट्रेनिंग मिल रहा का बात चल रहा था ना, तुमको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का बात चल रहा था ना, तो एक एम्प्लॉय अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर ले रहा है? पूरा कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला इंपॉर्टेंस बेटा जी हम लोग को मिल गया। दूसरा इंपॉर्टेंस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो अभी मैंने मार्क करके रखा था, सोसाइटी का बेनिफिट का बात हो रहा है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी का बात हो रहा है। तो यहां पे बेटा बोला गया हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू बिहेव एज रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। और नेक्स्ट बोलता है बेटा, बार बार जब चेंजेस इन्वायरमेंट का बात हो रहा था तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना आंसर में आ जाए। तो क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू एक्शन इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो बार बार वहां पे किस चीज का बात हो रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि डाइवर्सिफिकेशन को अडेप्ट कर लिया जाए, चेंजेस को अडेप्ट कर लिया जाए। तो आई थिंक आप लोगों को यह आंसर नंबर 5 भी बेटा जी क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। चलो केस स्टडीज को है, ये केस बेस्ड का केस स्टडी ही है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। रिजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी, एक पब्लिशिंग कंपनी है भाई, बुक पब्लिश कर रही है। इट्स बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज, वाओ, बिजनेस स्टडीज का ही किताब ये पब्लिश कर रही है, क्लास 12th का। इज इन ग्रेट डिमांड, वो बहुत ज्यादा डिमांड पे है, इसका किताब जो है वो काफी ज्यादा डिमांड पे है। एज अ रिजल्ट, अब इसके में रिजल्ट क्या आ रहा है, द एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। वो भाई साहब उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एज दे हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड ऑन हॉलीडे एज वेल। बात समझ में आ रहा है कि उसको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है और साथ साथ संडे वनडे भाई सब एक दिन समान हो जा रहा है, इसको कोई छुट्टी नहीं मिल रहा है। आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तुमको नेम बताना है एंड एक्सप्लेन करना है द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। नाम से क्लियर है किस क्वेश्चन, किस चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, तो स्टाफिंग का क्वेश्चन है ना। मिक्स यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पूरा का पूरा 12 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक है ना। चलो तो बोलता है नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली। स्टाफिंग प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस है जो यहां पे नहीं प्रॉपरली मतलब फॉलो किया गया, परफॉर्म किया गया है। और ऑल्सो एक्सप्लेन द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। और अगर जो भी यहां पे वायलेशन किया गया है स्टेप को, उसका कॉन्सिक्वेंस से जो काम हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए, सही करने के लिए, करेक्ट मेजर लेने के लिए कौन सा अनदर स्टेप होगा। तो आओ फिर से वापस से पढ़ लेते हैं। रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी, इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज का ये बुक पब्लिश कर रहा है क्लास 12 को। और ये बुक जो है बेटा जी वो ग्रेट डिमांड पे चल रहा है। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम है कि इंप्लॉय को हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा भागा भागी करना पड़ रहा है, रेसिंग अगेंस्ट टाइम, एज दे हैव टू वर्क ओवर टाइम करना पड़ रहा है और हॉलीडे एज वेल। बोला गया कि छुट्टियों के दिनों में भी काम करना पड़ रहा है टू कैटर टू द डिमांड, भाई साहब डिमांड को पूरा करने के लिए। द वर्क स्ट्रेस हैज लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बोलता है कि ये सारे चीजों से कोई भी एम्प्लॉय दुखी होगा यार, वो बेचारा छुट्टी नहीं ले पा रहा, अपने बीवी बाल बच्चों को नहीं देख पा रहा, अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहा है, बात हमारा है। तो इससे वो क्या हो जा रहा है, डिससैटिस्फाई हो जा रहा है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस यहां पे वायलेशन किया गया है। तो आओ इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि तुम जब स्टाफिंग करते हो बेटा तो तुमको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये जब तुम करते हो ना, एस्टिमेट करते हो मैन पावर रिक्वायरमेंट का, कितना तुमको इंप्लॉय चाहिए। तो यहां पे जब तुम एस्टिमेट करते हो तो तुमको दो चीज समझ में आता है। पहला वर्कफोर्स एनालिसिस और दूसरा वर्कलोड एनालिसिस। क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, देखो ये दो चीज तुमको समझ में आएगा एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखो बोलता है यहां पे कि जब भी तुम एस्टिमेट करते हो कि कितना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म द जॉब, तो तुमको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है मैन पावर रिक्वायरमेंट का। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, एस्टिमेशन होता है दो टाइप से। पहला वर्कफोर्स एनालिसिस को देखना पड़ता है, दूसरा वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस को जब हम लोग देखते हैं तो यहां पे हमें समझ में आता है कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द वर्क, काम क्या है। बात समझ में आ रहा है, काम क्या है और कितने नंबर्स ऑफ वर्कर इस काम को परफॉर्म करने के लिए लगेंगे। ये किस चीज को करके समझ में आया, वर्कलोड एनालिसिस करके। तो वर्कलोड एनालिसिस में व्हाट इज द वर्क है, हमारे पास मान लो 5 लाख टी शर्ट बनाने का ऑर्डर आया है, ये हमें क्या है, व्हाट इज द वर्क, तो वर्क इज 5 लाख टी शर्ट बनाना। अब तुमको दूसरा चीज क्या समझ में आया कि अब तुमको इसी वर्कलोड एनालिसिस में और एक चीज क्या देखना है कि काम क्या है। तो काम दिख गया, 5 लाख टी शर्ट बनाना है। इस काम करने के लिए कितना इंप्लॉय चाहिए, तो मान के चलो कि 500 इंप्लॉय चाहिए, 500 इंप्लॉय नीडेड है ना, नीड ऑफ 500 इंप्लॉय। तो ये तुमको किस चीज से समझ में आया, 5 लाख पीस टी शर्ट बनाना है और 500 पीस इंप्लॉय की जरूरत है, 500। तो भाई साहब ये हमें समझ में आया वर्कलोड एनालिसिस करके। अब वर्कफोर्स एनालिसिस करके क्या समझ में आएगा, बात को समझना कि भाई साहब जब 500 इंप्लॉय हमें चाहिए तो वर्कफोर्स एनालिसिस में देखना कि अभी हमारे पास नंबर्स ऑफ इंप्लॉय कितने हैं। तो नंबर्स ऑफ इंप्लॉय हमारे पास है मान लो 300।
इसीलिए तो भागा भागी करना पड़ रहा है। केस के अकॉर्डिंग यही ना है कि है तुम्हारे पास कम और चाहिए ज्यादा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, वैकेंसी निकालना पड़ेगा बेटा जी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट स्टेज इमीडिएटली फॉलो द स्टेप एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट इज एज फॉलो रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जो काम के लायक हो उस एम्प्लॉय को तलाशना, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको स्टिमुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना, अट्रैक्ट करना, ये अपने, क्योंकि तुमको भाई साहब एम्प्लॉय की जरूरत थी 500 और तुम्हारे पास था 300, तो ये सब कब समझ में आएगा, जब तुम एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट करोगे तब। तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट करके आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है और किस चीज का वायलेशन किया गया था वहां पे, जिसका कॉन्सिक्वेंस था कि एम्प्लॉय को भागा भागी करना पड़ रहा था और जिसका परिणाम था कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसी तरीके से बेटा आपको 3 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलो ये था आपका क्वेश्चंस, और ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट में मैंने यहां पे आंसर भी आपको बता दिया। चलो, और मैं आपको बता दूं भाई साहब कि यहां पे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके कोई भी कलीग्स होंगे जिनको, जो भी भाई बहन जिस किसी का भी होगा जिसको आप लोगों की तरह यहां पे क्लास 12th पढ़ना है, वो 6 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारा स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में उसको ज्वाइन करवा सकते हो। और आप लोगों के लिए है सीयूईटी, कोई भी बच्चा देना नहीं भूलना, चाहे बेटा आपको कुछ भी लाइफ में करना हो, सीयूईटी तो देना, क्योंकि एक अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना हर बच्चे का सपना होता है। तो विदाउट सीयूईटी होगा नहीं, जिसका बैच हम लोगों के द्वारा 27 फरवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है पॉल द मैनेजर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। बोलता है पॉल नाम का इंसान है जो मैनेजर है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में का नोएडा में, है ना, एम्प्लॉयड वेरियस स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस द प्रोडक्शन शॉर्टफॉल ऑफ इट 150 बॉल्स आउट ऑफ 1000 बॉल टारगेट। बोलता है कि भाई साहब वो 850 बॉल बना पाया 1000 का टारगेट में, है ना। तो बोलता है फर्दर मोर व्हाट क्रूशियल इनिशियल स्टेप we might have overlooked during the process of analyzing deviation and implementing corrective measures। बोलता है सिंपल सा बात कि पहला, what is the crucial initial step we might have overlooked during the process of analyzing deviations। analyzing deviations किसका प्रोसेस है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस है। तो चैप्टर नंबर आपका 8 से सवाल है बेटा जी, है ना। चलो, अब यहां पे तुमको बताना है सिंपल सा बात कि वो बस डेविएशंस को चेक कर रहा है। बात समझ रहा है, वो बस क्या कर रहा है, डेविएशंस को चेक कर रहा है। तो डेविएशंस को चेक ठीक सिर्फ नहीं ना करना है, तुमको बताना क्या है, क्रूशियल इनिशियल स्टेप्स बताना है। तो इनिशियल स्टेप सिंपल सा बात हो जाता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड, बात समझ रहे, तुमने स्टैंडर्ड को क्या कर लिया, सेट कर लिया। उसके बाद तुमको मेजर्स करना है कि क्या आउटकम आ रहा है, बात समझ रहा, उसके बाद तुमको कंपैरिजन करना है, देन आफ्टर तुमको एनालिसिस करना है बेटा जी डेविएशंस का। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है आंसर में कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले तुमको, क्योंकि इनिशियल ही वो क्या कर दिया था, वायलेशन हो गया था वहां पे, वो सिर्फ डेविएशंस को चेक कर रहा था। तो डेविएशन चेक करने से नहीं ना होगा बेटा, क्या बोला गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले तुमको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अगर वो उसने 1000 स्टैंडर्ड बनाया होता तब ना उसे समझ में आता कि भाई साहब अभी 1000 का स्टैंडर्ड है, टोटल नंबर ऑफ टारगेट हमारा 1000 बॉल का है, तो 850 बन रहा है। तो तुमको पहले पता हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरा टारगेट पहले से अचीव नहीं हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, इज टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आर दोस क्राइटेरिया, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है ऑन विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर मेजर्ड। क्योंकि जब तुम स्टैंडर्ड अपना सेट कर लिए कि बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तभी ना तुम्हारा एक्चुअल में अगर 80 आ गया तब तुम बोलोगे कि नहीं यार 10% कम आ गया, या 95 आ गया कि तो नहीं यार चलो 5% ज्यादा आ गया। बट उसके लिए तुमको क्या सेट करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ेगा। दिस स्टैंडर्ड सर्व एज द बेंचमार्क टुवर्ड्स द विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू वर्क। बोलता है कि हर एक इंसान को किस गोल के पीछे भागना है, ये एक बेंचमार्क तैयार हो जाता है, तुम्हारा एक बेस तैयार हो जाता है, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड सेट करना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा,
तुमको जब स्टैंडर्ड सेट कर दिए तो तुमको मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था हमारा 80 और आया 90 और आया 80, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड और ये हमारा हो गया मेजरमेंट। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस 80% विथ द सेट स्टैंडर्ड। दिस कैन बी डन बाय ऑप्टिंग सेवरल मेथड लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तुम भाई पर्सनल ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि नहीं, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन में कैसे देखना होगा? तुम बोलोगे सर ये तो लास्ट ऑप्शन है ना कि रिजल्ट ही आ गया, तो इसको सुधारेंगे कैसे? तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तुम खुद से क्वेश्चंस बनाओ, तुमको खुद से 100 क्वेश्चन लेके बैठो और देखो कितना परसेंटेज तुम ला रहे हो, खुद में अपने आप को चेक करो। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे तुमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि मेरा 90 का टारगेट है, कहीं वहीं पे तो 60-70 नहीं आ रहा है, तो पर्सनली तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सैंपल चेक करो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाओ एक्सेट्रा। तो ये होता है तुम्हारा बेटा सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप तुमको कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा 80 और स्टैंडर्ड 90, तो फाइंड आउट द डेविएशन। तो कितना आ गया? -10, यानी कि 10% का हमारा डेविएशन आ गया। इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड, सच कंपैरिजन रिवील द डेविएशन। यहीं से डेविएशन का रिवील होता है। तो देखो -10% आ गया बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल रिजल्ट। तो एक्चुअल रिजल्ट 80, प्लान 90, डेविएशन फाइंड आउट -10। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यही है तुम्हारा बेटा आंसर। चलो अब 8 नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहां गया? हाँ यहां पे। चलो ये भी 3 मार्क्स का पूछा। ये पूरा का पूरा वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम होने वाला है। 22 फरवरी से जिनका भी बोर्ड एग्जाम होगा वो सब ये क्वेश्चन देख करके जाओगे। और ऐसा मैं 2-3 वीडियो 4 वीडियो और बना दूंगा, 30-40 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसमें से आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन बनाना है बेटा परीक्षा में। हाउ कैन अ रीजनल मैनेजर, कैसे एक रीजनल मैनेजर ऑफ ए रिटेल चेन इनहेंस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को बाय एनालाइजिंग डेविएशन इन सेल्स परफॉर्मेंस अमंग डिफरेंट स्टोर। अलग अलग स्टोर में वो किस तरीके से एनालिसिस करेगा डेविएशंस को ताकि उसका मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिट का। सम आउटलेट कॉन्सिस्टेंटली एक्सीड सेल्स टारगेट। बोलता है कि कुछ लोग जो है, कुछ आउटलेट जो है वो अच्छा से अपना सेल्स टारगेट को पूरा कर रहा है, जबकि अदर स्ट्रगल टू मीट देयर गोल। जबकि कुछ स्टोर जो है वो अपने गोल को मीट करने के लिए यानी कि अचीव करने के लिए अभी भी स्ट्रगलिंग में है। टू एड्रेस दिस डिस्पार्टीज, ये इस तरीके का मतलब दुविधा जो हो रहा है उस चीज को एड्रेस करने के लिए द रीजनल मैनेजर एम टू इंप्लीमेंट 2 मैनेजमेंट टेक्निक फॉर एनालिसिंग डेविएशन। वो 2 टेक्निक का इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, तो बताना है तुमको वो कौन कौन सा है। एक्सप्लोर दिस 2 टेक्निक इन डिटेल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा जी, तो तुमको क्या बनाना है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेविएशंस इन कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का आपका क्वेश्चन है ना? तो भाई साहब यहां पे बोलता है 2 मात्र, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बोलता है यहां पे कि 2 टेक्निक बताता है, 2 मैनेजमेंट टेक्निक फॉर एनालिसिस डेविएशंस। तो बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो यहां पे क्या बोला गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बोलता है इन अ मैनेजरियल अप्रोच दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन और एक्सेप्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बोलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 90%, तो भाई साहब अगर 88 आ गया, 89 आ गया, 91 आ गया, तो ये सब एकदम इससे सटे हुए हैं ना, तो इतना एक्सेप्शन मान करके चलना है। बात समझ रहा है? इतना एक्सेप्शन आपको मान करके चलना है ना, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, वरना तुम फिर दूसरा जगह एफर्ट अपना नहीं लगा पाओगे। मैनेजर उतना एक्सेप्शन लेकर के चलने, मतलब अगर मान लो 500 इंप्लॉय उसके एक मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है वर्कर, और 2 इंप्लॉय छुट्टी हो गया, अब उसके लिए यार एक्सेप्शन है ना, चलो 1-2 स्टाफ तो एनी टाइम छुट्टी पे रहेगा ही, तुमको मैनेज करना काम का, उसके लिए वो पूरा बॉस से बात करने लग गया, मीटिंग बुलाने लग गया, इंप्लॉयज को डांट फटकारने लग गया, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, तुमको मैनेज करके बेटा चलना पड़ेगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे? सिंपल सा बात कि इंस्टीड ऑफ मॉनिटरिंग ऑल स्टोर इक्वली, सबसे पहला सबको इक्वली, एक मतलब जैसा सारे स्टोर्स को तुमको देखने के बजाय द रीजनल मैनेजर प्रायोरिटीज अटेंशन ऑन द एक्सेप्शनल केस दैट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क। हम बात हमारा, तुमको एक बेंचमार्क बना लेना चाहिए तुमको, यानी कि उस स्टोर वाले को भी जिसके बारे में हम लोग केस ने पढ़ा, और उसी के अकॉर्डिंग तुमको सबके लिए काम करना चाहिए। एक्सेप्शन मान के परेशान नहीं होना, एक्सेप्शन मान करके तुमको कुछ स्टोर्स को छोड़ना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोलता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट इन्वॉल्व क्लोजली मॉनिटरिंग स्पेसिफिक की
की परफॉर्मेंस इंडिकेट, है ना, दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ओवरऑल सेल परफॉर्मेंस। तुमको ओवरऑल सेल परफॉर्मेंस को देखना होगा यहां पे, ना कि किसी एक को, क्योंकि तुम हर चीज को कंट्रोल करने के पीछे लग जाओगे ना तो यू गेट नथिंग, कुछ भी तुमको नहीं मिलने वाला है। तो चलो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो तो एकदम अच्छे से क्वेश्चन को बेटा जी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा अनदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिजाइन अ कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टमेंट, बोलता है डिजाइन करना है हमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान किसी इंसान के लिए, सीकिंग एडवाइस जो कि एडवाइस एक ढूंढ रहा है तुमसे, ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आउटलाइंग 3 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। बोलता है कि इंसान को अगर तुम्हें एडवाइस देना होगा, अगर कोई इंसान को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो तुमको एडवाइस देना है उसको कि हाँ भाई ये 3 इंस्ट्रूमेंट से तुम पैसा ले सकते हो। तो वो 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो मनी मार्केट से निकल करके आता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, दैट कैन बी रिकमेंडेड फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उस इंसान को तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे रिकमेंड करोगे? प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, और तुमको इस चीज को डिटेल एक्सप्लेन करना है फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना बेटा, सीबीएसई बोर्ड है वो भी बस 0 देके छोड़ देगा। देयर बेनिफिट्स, उसका बेनिफिट्स बताना है, एंड हाउ दे कैन इफेक्टिवली एड्स दिस पर्सन अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। तो चलो आ जाओ, आंसर बहुत आसान है। सबसे पहला ट्रेजरी बिल, उसके बाद कमर्शियल पेपर, उसके बाद सर्टिफिकेट डिपॉजिट होगा। देखो हाँ सर्टिफिकेट डिपॉजिट। चलो अब इसका तीनों आंसर क्या क्या है देखो ध्यान से। ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है, ये सब तुम लोग बेटा ना एग्जाम में स्किप मार रहे थे, है ना, ये सबसे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कुछ भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करता हूं, एक भी पॉइंट्स को स्किप नहीं करता हूं। सर ये डिलीटेड है, अरे यार डिलीटेड है तो क्या हो गया, जनरल नॉलेज के लिए भी तो पढ़ना होता है। चल क्या बोला, क्या क्वेश्चन आएगा इससे? मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन आएगा, तुम क्वेश्चन पेपर लेके आओगे और मैं बताऊंगा कि देखो ये डिलीटेड था फिर भी इससे क्वेश्चन आया। ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म डेट, ये बोलता है शॉर्ट टर्म डेट है, ये इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय, कौन इशूड करता है बेटा जी? गवर्नमेंट इशू करता है। किस लिए? टू रेज फंड के लिए, फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। वो इंसान ट्रेजरी बिल के द्वारा पैसा ले सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू रेज करवा देगा फंड के लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। यूजुअली रेजिंग फ्रॉम 91 डेज टू 364, यानी 3 महीने से 1 साल के अंदर के मतलब इसको शॉर्ट टर्म फंड के लिए पैसा मिल जाएगा। 3 महीने से 1 साल के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए ही होता है। दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसको एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट क्रेडिट वर्दीनेस। अगर तुमको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए ना, तुम ट्रेजरी बिल के थ्रू पैसा ले सकते हो, और ट्रेजरी बिल तुम गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू करवा सकते हो। इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो अपना पैसा पूरा का पूरा उसको चाहिए एज लाइक डिबेंचर। बात समझ में आया? नेक्स्ट कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा जी? कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन। ये कंपनी तो खुद से इशू करती है, ये गवर्नमेंट के थ्रू करवाती है और ये खुद से इशू करती है, राइट, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड। उसको अगर कम पैसा तुमको चाहिए तो तुम आराम से उसको ये सजेस्ट कर सकते हो, जो भी तुमसे पूछ रहा है कि भाई कहां से हम शॉर्ट टर्म फंड लाएं, तो पहला उसको ट्रेजरी बिल के बारे में बताओ, और दूसरा बेटा उसको तुम कमर्शियल पेपर के बारे में बता सकते हो। इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड, यूजुअली फॉर अप टू 270 डेज। भाई साहब 270 दिनों के लिए काम हो सकता है, 6 महीने यानी कि, है ना, 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 1 साल से थोड़ा सा कम। चलो कमर्शियल पेपर आर रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है एजेंसी से, है ना, और एसेस देयर क्रेडिट वर्दीनेस, तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस को पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही तुमको इसके थ्रू शॉर्ट टर्म पैसा मिलेगा। कंपेयर टू ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर जो होता है वो जनरली ऑफर हायर रिटर्न होता है ड्यू टू द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेशन। बोलता है यहां पे रिस्क नहीं है लेकिन यहां पे रिस्क है, तो जहां पे रिस्क है वहीं पे पैसा है, सिंपल सा बात। यहां पे पैसा एकदम सेफ है, यहां पे थोड़ा सा अनसिक्योर्ड माना जाता है, याद रखना। चलो यहां पे लिखा हुआ अभी अनसिक्योर्ड। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज अ टाइम डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक विथ फिक्स मैच्योरिटी डेटेड। बोलता है कि भाई तुमको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के तहत हम पैसा तो देंगे, बैंक बोलता है ना, लेकिन फिक्स मैच्योरिटी डेट के लिए देंगे, है ना, रैंकिंग फ्रॉम द फ्यू वीक टू सेवरल मंथ, कुछ सप्ताह के लिए या कुछ महीनों के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैव हायर इंटरेस्ट रेट देन रेगुलर सेविंग, रेगुलर सेविंग से तुमको ज्यादा रिटर्न मिलता है इसमें। अकाउंट एंड आर इशूड बाय गवर्नमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, तो
तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। इस तरीके की चीजों को आप अच्छे से एग्जाम में बेटा लिख करके आना। आई होप आप लोग समझ रहे होगे चीजों को, और मैं बैक टू बैक आपका बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। और एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम बिफोर 22 Feb 2025 मैं आपके साथ 4 दिन लगातार लाइव रहूंगा, और आपको मैं ऑब्जेक्टिव वहां पे कराऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ना लाइव में ही मजा आता है, क्योंकि रिटर्न आप लोग जब उसका आंसर देते हो ना, अभी इतना बड़ा बड़ा आंसर आप कैसे टाइप कर सकते हो लेकिन यूट्यूब चैट्स पे, बट आप जरूर है कि उस वहां पे ABCD तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो, तो वहां पे मजा आता है करवाने में। चलो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आंसर है ये। तो चलो पहले इसको क्वेश्चन देख लेते हैं भाई सब क्या है। क्वेश्चन बोलता है डेमोस्ट्रेट, बताना है योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी समझ क्या है सेबी के प्रति, रेगुलेटरी फंक्शन है ये, बाय डिजाइनिंग द स्टेप सेबी शुड टेक इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व अ सस्पेक्टेड केस ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बाय द लिस्टेड कंपनी। बोलता है कि तुमको यह बताना है कि सेबी को क्या करना चाहिए अगर कोई कंपनी फ्रॉड है तो। हमारा उसका स्कैम को पकड़ लिया गया, अगर पकड़ना है तो सेबी को क्या स्टेप लेना चाहिए वो तुमको बताना है रेगुलेटरी फंक्शन के दौरान, है ना। तो सिंपल सा बात लिखा हुआ है, डेमोस्ट्रेट यानी कि बताना, एक्सप्लेन करना है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को सेबी के लिए रेगुलेटरी फंक्शन जिसको माना गया है, बाय डिजाइनिंग द स्टेप सेबी शुड टेक, क्या सेबी को लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, और किस चीज का इन्वेस्टिगेशन, टू रिसॉल्व अ सस्पेक्टेड केस ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बाय लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी अगर कोई फ्रॉडलेंट कर रही है तो सेबी को क्या करना चाहिए। आ जाओ इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, स्टेप नंबर 1 क्या बोला गया बेटा, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पहला इन्वेस्टिगेशन, सेबी शुड इनिशिएट अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जो भी तुमको सेबी को इंफॉर्मेशन मिला है उसके तहत तुमको यहां पे सेबी को सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए अबाउट द सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बाय द लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी के द्वारा फ्रॉडलेंट किया गया है। दिस इन्वॉल्व गैदरिंग इनिशियल एविडेंस, सबसे पहले कुछ सबूत को इकट्ठा करना चाहिए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल वायलेशन, भाई साहब कुछ किस किस नियमों का उल्लंघन किया गया है। एंड असेसिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि आज सिचुएशन किस आधार पे है, क्या इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अपॉन फाइंडिंग सब्सटेंशियल evidence during the preliminary investigation, SEBI should launch, एक सेकंड थोड़ा पानी पी ले, SEBI should launch a formal investigation. This involves a deeper examination for the company एक्टिविटी। बात समझ आ रहा है कि ये पूरा का पूरा कंपनी का एक डीप एग्जामिनेशन लेना चाहिए कि भाई साहब ये क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कौन कौन सा पेपर, हर तरीके का इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसका चेक करना चाहिए, ट्रांजैक्शन चेक करना चाहिए, एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कौन कौन मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है। द इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व समॉनिंग यानी इकट्ठा करना कंपनी ऑफिशियल्स का, है ना, स्ट्रक्चरिंग बुक, ये सारे चीजों को जांच पड़ताल करना, एंड सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, भाई साहब के क्या इसके लिए करना चाहिए। और थर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ बुक एंड रिकॉर्ड, बोलता है ये अगर हो गया फाइनली तीसरा स्टेप में, तब तो सारा चीज पकड़ा ही जाएगा, फ्रॉड क्या क्या कर रहा है तुम्हारा लिस्टेड कंपनी। अ पार्ट ऑफ इट्स रेगुलेटरी फंक्शन सेबी हैज द अथॉरिटी, बोलता है कि तुम्हारा रेगुलेटरी फंक्शन के साथ साथ सेबी के पास अथॉरिटी है, तो कोई वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी बुक्स एंड रिकॉर्ड को, कोई भी लिस्टेड कंपनी का ये अथॉरिटी है। कोई भी कंपनी इसको मना नहीं कर सकता, कोई भी पब्लिक कंपनी का वो कुछ भी चेक कर सकता है सेबी। बात समझ, अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो शेयर मार्केट में तो। इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज लॉ, दिस स्टेप इन्वॉल्व अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन, कि भाई साहब तुम्हारा ट्रांजेक्शन क्या है, तुम किस तरीके का फ्रॉड किए हो, ईच एंड एवरीथिंग को पकड़ लेना ही तुम्हारा सेबी का काम है, और ये रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगेन आपके लिए रिमाइंडर कि 6 तारीख से हमारा क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 2025-26 एंड 27 फैब को आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं हमारे प्यारे नीरज सर और श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स का पूरा टीम, CUET UG 2025, जो ये आपके लिए होने वाला है। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।